जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन की चर्चा में बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, कल हमारी चर्चा नहीं हो पाई थी। कल शाम को 5:30 आयुष सर ने एक लाइव सेशन दिया था जहां पे मेंस के टेस्ट सीरीज के बारे आप सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी थी। बहरहाल आज मैं दोनों दिनों के आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा, यानी कि 3 नवंबर पिछला दिन और आज का दिन। और इन दोनों दिनों में कुछ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे लगे जो कि आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहता हूं। चारों आर्टिकल्स आपकी स्क्रीन पर है। एक आर्टिकल है आईआर से संबंधित, ये कल आया था हिंदू में, और यहां पे बात करी गई थी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से क्या सबक आज हम सीख सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। उसके अलावा एनवायरमेंट से रिलेटेड 3 और आर्टिकल्स में डिस्कस करूंगा। एक तो कल आर्टिकल आया था कि हम कैसे वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो फुटप्रिंट है साउथ एशिया में स्पेसिफिकली, कैसे ये नेटवर्क को और एक्सपैंड कर सकते हैं, बायोस्फीयर के नेटवर्क को और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। और साथ ही में बात करेंगे हम जीएम मस्टर्ड के बारे। तो अगर हम बात करें धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, अभी जीईएसी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जीएम मस्टर्ड को, मस्टर्ड जिसको हम सरसों भी कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। अब इसको लेके दोनों व्यूज हम डिस्कस करेंगे कि जीएम मस्टर्ड की जो खेती है क्या वो वायबल है और क्या कंसर्न्स हैं अगर हम लॉबी की बात करें जो कि एंटी जीएम मस्टर्ड है, और वो क्यों एंटी है और क्यों जीएम मस्टर्ड मैटर करता है। तो ये सारी बातें एक आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ दोस्तों एक आर्टिकल आज हिंदू में आया है, ये हम बात करेंगे वनुआतू का एक प्ली रखा गया है टुवर्ड्स COP27, जो कि अभी 2 दिनों में शर्म शेख में COP27 शुरू होने वाला है। और आने वाले कुछ 10 दिनों में मेरे को ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारी कवरेज होगी शर्म शेख को लेके, बिकॉज बहुत बड़ा इवेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे शामिल होंगी अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इन सब मुद्दों के ऊपर बात करी जाएगी। चाहे हम ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेशन की बात करें, तो ये छोटी सी आइलैंड कंट्री वनुआतू ने क्या प्ली रखी है टुवर्ड्स COP27, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये हिंदू में आर्टिकल आज आया है। और क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे कि आप जानते हैं, विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। वो इसलिए देना चाहता हूं कि यदि आप सोशियोलॉजी का ऑप्शनल है आपका, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ अपना मेंस का एग्जाम लिखेंगे अगले साल या लिखना चाहते हैं, अभी ऑप्शनल की खोज में है कि कौन सा ऑप्शनल लूं कौन सा ना लूं, यदि आप ये ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे पास एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप कोर्स प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों आप इस कोर्स को अवेल करने के लिए यहाँ पे इस कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके चलते आपको 33% ऑफ मिलेगा। इसकी जो कीमत है वो 18,899 रहेगी, एंड ऑफ कोर्स आप इसको इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। एंड इसके बारे और इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट डेंजरस मोमेंट सिंस 1962। तो थोड़ा हम यहां पे रिकॉल करें, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे हैं जॉन कैनेडी हैं। अब देखिए 1959 में क्या हुआ था। मेरा पर्पस इस आर्टिकल में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को या बे ऑफ पिग्स इन्वेशन को कवर करने का नहीं है। बहुत ही ब्रीफली 1 मिनट में हम थोड़ी सी बात यहां पे समझेंगे। तो 1958-59 में क्या होता है, क्यूबा में रेवोल्यूशन होता है, और रेवोल्यूशन के चलते बतीस्ता जो कि क्यूबा के मिलिट्री रूलर थे, पॉलिटिकल रूलर थे, बतीस्ता जो है वो माने जाते थे प्रो अमेरिका हैं, उनका तख्ता पलट किया जाता है, उनको ओवरथ्रो किया जाता है बाय द क्यूबन रेवोल्यूशनरीज, एंड दीज क्यूबन रेवोल्यूशनरीज वर लेड बाय नन अदर देन फिदेल कास्ट्रो एंड चे गुवेरा। अब तख्ता पलट होता है, तो अब इसके बाद 1959 की हम बात करें तो फिडेल कास्ट्रो बनते हैं द लीडर ऑफ क्यूबा, द रूलर ऑफ क्यूबा। अमेरिका इस बात से खुश नहीं है। एक ट्रांजिशन अमेरिका में भी हो रहा होता है। आइजनहावर की एडमिनिस्ट्रेशन थी पहले, आइजनहावर की एडमिनिस्ट्रेशन से उसके बाद नए जो प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के वो कैनेडी बनते हैं, और कोशिश करी जाती है कि कैसे क्यूबा में फिर से अमेरिकन कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जा सकता है, फिर से कैसे क्यूबा में एक ऐसा रूलर एस्टैब्लिश किया जा सकता है जो कि प्रो अमेरिका है। तो फिर से कोशिश करी जाती है बतीस्ता को एस्टैब्लिश करने की इन क्यूबा। तो क्या होता है ना कि जैसे रेवोल्यूशनरीज होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, तो काउंटर रेवोल्यूशनरीज भी होते हैं। अब क्या हुआ था, रेवोल्यूशन के चलते काफी सारे लोग थे क्यूबा के जो कि भाग गए थे, जो कि एग्जाइल में चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। और क्यूबा अगर हम मैप में देखें तो क्यूबा महज 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अमेरिकन स्टेट ऑफ फ्लोरिडा।
अब ये जो क्यूबन एग्जाइल्स थे जो कि भाग गए थे क्यूबा से, बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट रूल हो क्यूबा में, वो फिडल कास्ट्रो के अगेंस्ट थे, उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट थे। अब ये क्या करते हैं, एक क्रांति लेके आने की कोशिश करते हैं। काउंटर रेवोल्यूशनरीज जो हैं ये एक और क्रांति लेके आने की कोशिश करते हैं, और इनको मदद मिलती है अमेरिका की CIA के द्वारा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, कि कैसे कोशिश की जा सकती है कि भाई हम फिडल कास्ट्रो की रजीम को, उसकी लीडरशिप को हम ओवरथ्रो करें और फिर से वापस बतीस्ता को लेके आए। इसके चलते अब अमेरिका की CIA ने, अमेरिका की एयरफोर्स ने, अमेरिका की नेवी ने काफ़ी सपोर्ट करी क्यूबन एग्जाइल्स को, क्यूबन काउंटर रेवोल्यूशनरीज को, और एक बे ऑफ पिग्स इन्वेजन होता है। अगेन बे ऑफ पिग्स इन्वेजन में क्या होता है कि जो क्यूबा की जो आर्मी है, क्यूबा की जो फोर्स है लेड बाय फिडल कास्ट्रो, वो डिफीट कर देती है इन काउंटर रेवोल्यूशनरीज को, क्यूबन एक्साइल्स को, विच वर सपोर्टेड बाय द अमेरिकन CIA। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि क्यूबा जो है, बिकॉज लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये वही टाइम है, ये वही जमाना है जब कोल्ड वॉर भी अपने पीक पे था, यानी कि अमेरिका और USSR की हम बात करें। और ये बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के बाद क्या होता है, क्यूबा जो है दैट स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग क्लोजर टूवर्ड्स द सोवियट्स। और अब क्यूबा थोड़ा यहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि भाई अगर अमेरिका इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है ऑपोजिशन की, काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस की, उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हमको यानी कि क्यूबा को अंडर फिडल कास्ट्रो भी अपनी डेटरेंस को बढ़ाना पड़ेगा। हमको भी ज़रूरत है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, न्यूक्लियर मिसाइल्स की, और हमारी कौन मदद कर सकता है, हमारी मदद USSR कर सकता है। उस वक्त USSR के लीडर कौन थे, निकिता क्रुश्चेव, और वो कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको मिसाइल्स प्रोवाइड करूंगा। अब ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये जो इनसिक्योरिटी थी, चाहे वो क्यूबा की बात करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें, और कैसे USSR ने उस वक्त कोशिश करी कि क्यूबा को मैनिपुलेट किया जाए अपने टुवर्ड्स, ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आज भी हम देख रहे हैं, चाहे वो रशिया और नेटो की हम बात करें। अब इसके कंटेक्स्ट को आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब पहले तो अगर हम कैनेडी की बात करें, कैनेडी, अगर हम इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें, तो अब क्या हुआ था, अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान जब USSR ने बोला कि मैं आपको ये मिसाइल्स प्रोवाइड करने को तैयार हूं, तो जॉन कैनेडी, जो कि उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1962 में, और ये सब घटना अक्टूबर 1962 में ही घटी थी, तो जॉन कैनेडी थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं और वो अगेन मोबिलाइज करते हैं अपनी फोर्सेस को, अलर्ट करते हैं अपनी फोर्सेस को। लेकिन एट द सेम टाइम जॉन कैनेडी ये नहीं चाहते थे कि फिर से एक बहुत बड़ा फेलियर हो, जैसे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के दौरान फेलियर हुआ था, कि उनकी जो फोर्सेस थी, एयर फोर्सेस थी, नेवी थी, उनको काफ़ी डिफीट यहाँ पे फेस करनी पड़ी थी। अब वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो, बिकॉज वो एम्बैरेसमेंट होगी और साथ में हार होगी अगेंस्ट द सोवियट्स। तो जॉन कैनेडी ने बोला कि चलो हम एक काम करेंगे, हम अभी कोई मिलिट्री एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, चलो हमको इस बात की इंटेलिजेंस मिल गई है कि सोवियट्स ने वो मिसाइल्स क्यूबा को प्रोवाइड करी है, तो अमेरिका भी कम नहीं था, अमेरिका ने भी कुछ ऐसी मिसाइल्स थी जो कि डिप्लॉय करी थी इटली में और टर्की में, तो उससे सोवियत भी अलर्ट हुआ था। लेकिन जॉन कैनेडी ने इस सब माहौल के बीच में, इस सब अग्रेशन के बीच में, इस सब इनसिक्योरिटी के बीच में बैक चैनल डिप्लोमेसी का भी एक रास्ता अपनाया। और उस वक्त उन्होंने अपने भाई को कहा, अपने भाई को बोला दैट आप एक तरह से एक डायलॉग मैकेनिज्म भी साथ के साथ कंटिन्यू करें सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव के साथ। ठीक है, अब यहां पे कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट कैनेडी को भी पता था कि भाई बे ऑफ पिग्स इन्वेजन तो फेल हुआ था, आज मैं अपने फोर्सेस को मोबिलाइज करूं, और द वर्ल्ड डिडंट वांटेड कि किसी किस्म का न्यूक्लियर वॉर हो, बिकॉज इनसिक्योरिटीज बढ़ रही थी, अब इस चीज का अग्रेशन बढ़ रहा था, एंड द वर्ल्ड वॉज वेरी क्लोज, द वर्ल्ड वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, एंड अमेरिका डिडंट वांट दैट। तो इसी करके जॉन कैनेडी ने बोला कि भाई मैं अपने भाई को भेज रहा हूं निकिता क्रुश्चेव के पास, ताकि वो उनके साथ जाके बातचीत करें, ये जो मसला है, ये जो मैटर है, पीसफुली रिजॉल्व करें डायलॉग के जरिए, और अच्छी बात रहेगी। जॉन कैनेडी को इस बात की भी इनसिक्योरिटी थी कि भी बे ऑफ पिग्स इन्वेजन जो है वो फेल हुआ था, कल को ये अगर ये ऑपरेशन भी फेल हो जाता है तो कल को मेरी ही आर्मी या कल को CIA मेरे अगेंस्ट हो जाए, और अमेरिका में वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका में एक सिटिंग प्रेसिडेंट का कू हो जाए, लेकिन कल को ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हो सकती है। इसके चलते जो सोवियत लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया, उनके जो भाई को भेजा गया था बातचीत करने के लिए, उनको बहुत प्यार से रेसिप्रोकेट बैक किया, और उन्होंने यहाँ पे जो कैनेडी का मैसेज था जो कि उनके भाई के द्वारा पहुंचाया जा रहा था, उसको इस बात से समझा कि हाँ भी एक तरह से मदद की बात जॉन कैनेडी कर रहे हैं, और दोनों ही लीडर्स ने ये इस बात को समझा कि भी लड़ाई में कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर न्यूक्लियर वॉर होगा पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा, तो लेट्स डी एस्केलेट दिस अग्रेशन बिटवीन बोथ ऑफ अस। ना अब मैं ये क्यों बात कर रहा था सारी की सारी, अब ये जो 4-5 मिनट मैंने आपसे लिए हैं ये सारा एक बैकग्राउंड समझाने में,
तो ऐसा तो नहीं है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दुनिया भर में कोई क्राइसिस नहीं हुआ। बहुत सारी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखे हैं सिंस द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बहुत सारे देशों में लड़ाइयां हुई हैं। लेकिन यहां पे एक बात समझने को आती है कि जब दोनों कंट्रीज उस वक्त आज से 60 साल पहले न्यूक्लियर आर्म्ड थी, न्यूक्लियर सुपर पावर्स थी, चाहते तो लड़ाई हो भी सकती थी, न्यूक्लियर वॉर ब्रेकआउट हो भी सकती थी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि समझदारी दिखाई गई, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया डायलॉग के जरिए। तो आज ये यूक्रेन क्राइसिस में हम मेच्योरिटी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? दिन दिहाड़े हम न्यूज चैनल्स में, अपना न्यूज़पेपर्स में ये चीज क्यों पढ़ते रहते हैं कि भाई न्यूक्लियर वॉर अभी हो जाएगी, आज न्यूक्लियर वॉर होगी, ये डर्टी बॉम्ब हो, न्यूक्लियर वॉर हो, ये हो वो हो? क्यों ये बातें हम पढ़ रहे हैं? आज 9वां महीना शुरू हो चुका है इस लड़ाई को, ठीक है? तो अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पे कुछ सिमिलैरिटी भी आ जाती है और कुछ डिसिमिलैरिटी भी आ जाती है। देखिए अब यहां पे सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें ना, अब जो एजेंडा था क्यूबा का कि भी हमको मिसाइल्स चाहिए, हमको मिसाइल चाहिए, बिकॉज अमेरिका यहाँ पे जो काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं क्यूबा की, उनको मिसाइल्स दे रहा है। तो फिडेल कास्ट्रो का था कि मेरे को भी अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करना है, अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए अपनी डिफेंस के लिए क्यूबा ने सोवियत को अप्रोच किया था, ठीक है? अब अमेरिका को इस बात का पता लगा कि भी क्यूबा में मिसाइल्स पाई गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स पाई गई हैं, विच वाज जस्ट, क्यूबा जो है दैट इज जस्ट 145 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा विच इज एन अमेरिकन स्टेट। इसके चलते अमेरिका को सिक्योरिटी थ्रेट लगा, ठीक है? तो यहाँ पे पहले हम मैप में भी देख लेते हैं, ये है बे ऑफ पिग्स एंड दिस इज द अमेरिकन स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है? अब यूक्रेन क्राइसिस और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में सिमिलैरिटी की बात आती है, तो यानी कि क्यूबा को अपने डिफेंसिव पर्पसेस के लिए सोवियत को रीच आउट करना पड़ा। बात समझ आई, ठीक है? अब सोवियत ने क्या बोला? सोवियत ने बोला कि भी क्यूबा जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो अमेरिका को क्या, अगर हम क्यूबा को मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो उनकी डिफेंस के लिए उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर आज इस पूरे मैटर को हम कोरिलेट करें यूक्रेन, रशिया और नाटो से, तो नाटो क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है? यही बात तो आज अमेरिका और नाटो कह रहे हैं कि भी यूक्रेन एक आजाद देश है, यूक्रेन तो यूएसएसआर के अंडर नहीं आता, यूक्रेन की मर्जी है वो नाटो में आना चाहे या ना आना चाहे, हम कौन होते रोकने वाले? और नाटो तो एक डिफेंसिव अलायंस है। यही आर्ग्यूमेंट तो ख्रुश्चेव ने भी यूज किया था ना 1962 में, कि क्यूबा अपने डिफेंसिव पर्पस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स मांग रहा है। तो अगर यूक्रेन अपने डिफेंसिव पर्पसेस के लिए, रशिया के एग्रेशन से बचने के लिए नेटो में जाना चाहता है या अमेरिका के साथ हाथ बढ़ाना चाहता है, तो व्लादिमीर पुतिन को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है? सो लाइक कैनेडी एंड हिज नेशनल सिक्योरिटी टीम डिड नॉट एक्सेप्ट द सोवियट्स हेल्पिंग द क्यूबन गवर्नमेंट, और बाय द आर्ग्यूमेंट के भी क्यूबा एक इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जॉन कैनेडी कह रहे थे हम इस अग्रीमेंट को नहीं मानते कि क्यूबा एक इंडिपेंडेंट कंट्री, बिकॉज द वेरी फैक्ट कि क्यूबा में 1959 तक एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट स्टैब्लिश थी। और आज यही आर्ग्यूमेंट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूज कर रहे हैं कि भाई अब यूक्रेन अपने आप को डिफेंड क्यों करना चाहता है, यूक्रेन तो हमारा था, यूक्रेन और रशिया के बीच में तो सिविलाइजेशनल लिंक्स रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट सिमिलर आ जाते हैं। बट व्हाट इज द मूड पॉइंट? द मूड पॉइंट इज कि अपने डिफेंस के लिए अगर आप एक इंडिपेंडेंट देश हैं, आप चाहे आइलैंड कंट्री हो, चाहे बहुत विशाल कंट्री हो, चाहे आप कॉन्टिनेंटल कंट्री हो, अब आप अपने डिफेंसिव पर्पसेस के लिए रशिया के साथ हाथ मिलाएं, चाइना के साथ मिलाएं, वो आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, किसी और देश को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? चलो ये तो सिमिलैरिटीज की बात आ गई, लेकिन कहां पे सिमिलैरिटीज एंड करती हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द इनहांस्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। चाहे जॉन कैनेडी ने अपने भाई को भेजा था, चाहे डायलॉग की बात करें, कोऑपरेशन की बात करें, बट एक मेजर डिजास्टर तो नहीं हुआ। आज इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग बैठे हैं, है ना? यूएन बैठा है, यूएनएससी बैठा है, पुतिन बैठे हैं, जो बाइडेन भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, जेलेंस्की भाई साहब बैठे, तो बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? जेलेंस्की तो कहते हैं कि मैं तब तक रशिया से बात नहीं करूंगा जब तक पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो वो तो रहने वाले हैं, वो तो जिंदगी भर रशिया के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, तो फिर आप क्या करोगे? जो बाइडेन क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं? ठीक है, अब स्पाइरल मॉडल की यहां पे बात आती है, तो वैसे तो पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है स्पाइरल मॉडल, लेकिन लेमैन टर्म में हम समझें, पता है कि तबाही होगी, न्यूक्लियर वॉर होगा तो तबाही होगी, पता है कि भी हमारी इंटेंशंस बुरी नहीं है, दूसरे कंट्री की इंटेंशंस बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी इनसिक्योरिटी के कारण आप अपने डिफेंसिव पर्पसेस को और एस्केलेट कर रहे हैं। आपको पता है कि एस्केलेशन होगा, किसी की भलाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अपने सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करना चाहते हैं, ठीक है, आप इस लड़ाई को और एस्केलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगेन स्पाइरल मॉडल एक कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि जितने मर्जी आपके इंटेंशंस अच्छे हो, हर कोई स्टेट अपने आप को डिफेंड करना चाहेगा, कोई भी स्टेट नहीं कहेगा मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहता कि आओ मुझे आप हमला करो, मुझे मारो, कोई भी स्टेट ही नहीं कहेगा।
आज के टाइम पे हर एक स्टेट को पता होगा कि भाई ये जो आर्म्स रेस है फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इससे ना मेरी भलाई है ना दूसरे देश की भलाई है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही देश इस आर्म्स रेस को एस्केलेट करेंगे, जबकि पता भी है किसी किसी का फायदा नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज कोई सुपर नेशनल गवर्नमेंट प्रेजेंट नहीं है। सुपर नेशनल गवर्नमेंट जैसे हम यूएन की बात करते हैं, यूएनएससी की बात करते हैं, लेकिन है ना हमारे यहां पे तो सुपर नेशनल गवर्नमेंट है। 21वीं सदी की बात करें, यूएन और यूएनएससी तो है। वो और बात है कि वो टूथलेस बॉडीज हैं, लेकिन एग्जिस्ट तो करती हैं। तो पॉपुलर ओपिनियन क्या है? पॉपुलर ओपिनियन वही बस नेले पे देले वाली बात है, तू मैं वाली बात है कि भी मेरी गलती नहीं है, अमेरिका की गलती है, रशिया की गलती है, उसकी गलती है, ठीक है। अमेरिका कहता है कि पुतिन जो है उनको शौक है इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करने का। तो अमेरिका को कौन सा नहीं है? क्या अमेरिका ने कभी जिंदगी में यूएन के नॉर्म्स को वायलेट नहीं करा? हम यहां पे अगर बात करें इजराइल की, अमेरिका इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है। अब इजराइल ने जो इलीगली अनेक्स करा है, चाहे अगर हम गोलन हाइट्स की बात करें या जो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में डिस्प्यूट है ओवर जेरूसलम, तो अमेरिका कौन सा इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट नहीं करता? अमेरिका कौन सा दूध का धुला है जो आप पुतिन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? नाउ रशियंस कैसे व्यू करते हैं? रशियंस कहते हैं कि भाई 19 जब हम यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, तो उस वक्त आज से 30-31 साल पहले इस बात की हमको कस्में वादे खिलाए गए थे कि भाई हम नाटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे। लेकिन नाटो को 1991 से लेके आज तक ईस्टवर्ड एक्सपैंड किया जा रहा है। यूक्रेन को भी आप नाटो में लेके आना चाहते हैं और आपने तो कमिटमेंट करी थी। इस करके भी रशिया कह रहा है कि हमारी गलती नहीं है, गलती यूक्रेन की है, गलती नाटो की है, गलती अमेरिका की है। अब यहां पे एम्पैथी की बात आती है। 1962 में 60 साल पहले अगर ये मैच्योरिटी कैनेडी और खुर्शचेफ ने दिखाई थी, बिकॉज उन्होंने एम्पैथी शो करी थी अपने दोनों देशों के लिए नहीं बट दुनिया भर के लिए, कि भाई पता है ये ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहेगा। भाई मैं अमेरिका हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं अल्फा हूं। यूएसएसआर कहता था मैं अल्फा हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। न्यूक्लियर वॉर से पूरी दुनिया को नुकसान होगा, लेकिन नहीं हुआ ना। एक मेजर डिजास्टर अवर्ट हुआ। तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने अपनी पर्सनल ईगो को सामने नहीं लेके आए। लेकिन अपनी पर्सनल ईगो को व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन क्यों सामने लेके आ रहे हैं? अपने गोल्स को ब्लाइंडली परस्यू करने के लिए। क्या नेशनल इंटरेस्ट दोस्तों, क्या नेशनल इंटरेस्ट रशिया का या अमेरिका का ये कहता है कि आज रोज आप न्यूक्लियर वॉर की इनसिक्योरिटी में बैठे रहो? इस भ्रम से और इस ईगो से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आगे कुछ हो पाएगा, ठीक है। अपने पर्सनल व्यू को आप एक बार जरा साइड पे रखिए, आप रियलिटी को समझिए और एम्पथाइज करें ह्यूमैनिटी के साथ। अब इससे किसको फायदा होने वाला? रशिया ने वो ग्रेन डील से अपने आप को पुल आउट कर लिया है, ठीक है। अब अनाज नहीं जाएगा गरीब देशों को, ठीक है। रशिया कह रहा है कि कोई बात नहीं, 5 लाख टन ऑफ व्हीट मैं गरीब देशों को फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटता रहूंगा, लेकिन यूक्रेन के जो ब्लैक सी पोर्ट्स हैं वहां से मैं अनाज को नहीं जाने दूंगा। महंगाई देखिए, यूके हो, यूएसए हो, सरकारें बदली जा रही हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन बी सीन अक्रॉस अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो किसका भला हो रहा है? ह्यूमैनिटी का तो भला नहीं हो रहा। 9th मंथ शुरू हो चुका है, पूरा साल अगर हम बात करें 2022 का, द होल जियोपॉलिटिक्स हैज बीन अंडर द शाडो ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो इट इज टाइम फॉर बोथ दीज लीडर्स टू शो एम्पैथी, ठीक है, और जल्द से जल्द इस क्राइसिस को रिजॉल्व करें डिप्लोमेटिकली बाय डायलॉग। चलो अगला आर्टिकल, अ चांस टू एक्सपैंड द वर्ल्ड्स बायोस्फीयर फुटप्रिंट। नाउ अब किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है? तो नवंबर 3 माना जाता है पहला इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसको सेलिब्रेट करा गया था, ठीक है। और जो अगर हम बात करें वर्ल्ड नेटवर्क, अब ये बातें ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट में, एनसीईआरटीज में आप पढ़ते रहते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, इसको 1971 में फॉर्म करा गया था कि भी देखो कुदरत को अगर हमने कंजर्व करना है, प्रिजर्वेशन करना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, डेजर्ट इकोसिस्टम हो, उसके लिए हमको कुदरत को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान को कुदरत के साथ एक संतुलन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके चलते बायोस्फीयर रिजर्व्स के चलते अभी 134 कंट्री में लगभग 738 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। 18 तो इंडिया में है, 4 श्रीलंका में है और 3 मालदीव्स में है। लेकिन जब बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात आती है तो एक बहुत आश्चर्य की बात है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में अभी कोई बायोस्फीयर्स नहीं है। और देखिए अब अगर हम कुदरत की बात करें, सुंदरता की बात करें, वादियों की बात करें, तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तीनों यहाँ पे इको टूरिज्म, यहाँ पे टूरिज्म का तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत रिच फ्लोरा है, रिच फौना है, वेजिटेशन है। तो ऐसा क्यों है कि इन तीनों देशों में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? इसके चलते साउथ एंड सेंट्रल एशिया मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम अभी इनिशिएट करा गया है, जिसके चलते कोशिश करी जाएगी कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में भी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश किए जा सकें। और यूनेस्को तैयार है, किसी भी किस्म की टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई एनालिसिस करना हो किसी साइट को लेके, तो यूनेस्को भी तैयार है यहाँ पे
बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप करने के लिए। बहरहाल यहाँ पे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे देश में है, इंडिया में, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आप इसको जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे देख भी सकते हैं, मैप भी है यहाँ पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। वेरी ब्रीफली बात करें, अगेन थोड़ी रिवीजन हो रही है, वैल्यू एडिशन यहाँ पे चीजें हम डाल रहे हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की बात करें, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो साइट्स हैं जो कि स्टैब्लिश करी जाती हैं बाय द कंट्रीज के द्वारा स्टैब्लिश करी जाती हैं, लेकिन रिकॉग्निशन किसके द्वारा होता है? रिकॉग्निशन होता है यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के द्वारा। अब इसका मेन पर्पस क्या था बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप करने का, कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। हर चीज का जवाब टेक्नोलॉजी के पास नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी कैसा यहाँ पे योगदान दे सकता है अपने वातावरण को, अपनी कुदरत को प्रिजर्व करने के लिए। अब जो नेम था बायोस्फीयर रिजर्व का, दिस वाज इनिशिएटेड द प्रोग्राम, सॉरी बेग योर पार्डन, द प्रोग्राम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, दिस वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1971, ठीक है। नाउ अब अगेन इसको आगे हम अगर हम समझें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स को, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा नेटवर्क है जहाँ पे लोकल कम्युनिटी है, जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, नॉलेज शेयरिंग यहाँ पे हो रही है, कोऑपरेशन हो रही है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए कैसे हम एक पर्टिकुलर साइट को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये बात तो हम समझें कि जो कुदरत की कैपेसिटी है ना अपने आप को हील करने की, वो बहुत डिमिनिश हो चुकी है। अब हमने इतना ज्यादा शोषण कर लिया है नेचुरल रिसोर्सेज का, इतना एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है नेचुरल रिसोर्सेज का, कि अभी कुदरत के पास वो कैपेसिटी नहीं है अपने आप को रीस्टोर करने के लिए। और हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है अपने वातावरण को प्रिजर्व करने के लिए, और उसके चलते ये जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है बहुत बेनिफिशियल साबित रहेगा, ठीक है। अब इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो, डेजर्ट हो, एक्वेटिक हो, इकोसिस्टम तो अब देखिए हर एक ने रहना है वहां पे। हर एक इकोसिस्टम में कोई ना कोई पशु पक्षी होते हैं, कोई ना कोई ऐसे प्राणी होते हैं जो कि उसी इकोसिस्टम में ही रह सकते हैं। अब उनको प्रिजर्व करने के लिए हमको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कंजर्वेशन के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, चाहे हम धर्म के तौर पे, चाहे हमारी अब आज के टाइम पे हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर देश में हैं, जिस मर्जी देश में रहते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुदरत को, मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की। चाहे वो हमारी धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो धर्मों में बात कही गई हो कि आपने कुदरत को, पेड़ पौधों को वर्शिप करना है, रिस्पेक्ट करना है, या अगर हम अपने एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जिम्मेवारी तो है। अब साउथ एशिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे ये जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व्स का एक्सपैंड किया जा सकता है। तो थोड़ी सी यहां पे अगर हम ब्रीफ बैकग्राउंड की बात करें, तो साउथ एशिया में 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि स्टैब्लिश करे जा चुके हैं, 18 तो इंडिया में ही है। पहले की अगर हम बात करें, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि साउथ एशिया में स्टैब्लिश करा गया था वो श्रीलंका में था, ठीक है। क्या नाम था उसका? हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व। अगर इंडिया की बात करें तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को के द्वारा सन 2000 में, क्या नाम था? नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि स्ट्रेच करता है अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। और आज हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, सो वी हैव गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। बहरहाल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप आपके सामने यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। तो हम एक बहुत, अब इंडिया की ही बात करें, हम अपने आप में कॉन्टिनेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते थे कि इंडिया कंट्री नहीं है, इंडिया अपने आप में कॉन्टिनेंट है। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को हम हार्नेस कर सकते हैं। एनवायरमेंट के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते हम वैसे भी इस लड़ाई को बहुत सीरियसली, गंभीर तरीके से लड़ रहे हैं, ठीक है। बल्कि इंडिया के एफर्ट्स को काफ़ी प्रेज भी किया जाता है काफ़ी सारे ग्लोबल फोरम्स में कि भाई भारत हालांकि डेवलप नहीं है, डेवलपिंग देश है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेवारियों को भली भांति से समझता है और कुदरत को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है। ये बात हमको पता है कि भी आने वाले कुछ महीनों में हम दुनिया भर के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाले हैं, चाइना की पॉपुलेशन को भी ओवरटेक करने वाले हैं। पर क्या आपको पता है टाइनी स्पेन, स्पेन में 53 प्रॉपर्टीज, यानी कि स्पेन में 53 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कितना छोटा है स्पेन एज कंपेयर टू द साइज ऑफ इंडिया। तो लेट्स बी वेरी सीरियस, ठीक है। अब देखिए, अब ये कहें कि भी हर चीज का आंसर टेक्नोलॉजी में है, वो और जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है वो महंगे भी बहुत है, उसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए। जो चीज हम लोकल लेवल पे, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जहां पे हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं, तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी के पास आंसर होंगे।
लेकिन हर एक आंसर टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। कुदरत को सुनो, कुदरत को समझो, जितना कुदरत के साथ आप नजदीक रहेंगे उतना आप कुदरत को समझ पाएंगे। और साउथ एशिया में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। साउथ एशिया में अबंडेंट फ्लोरा, अबंडेंट फौना, ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें, ओशंस की बात करें, पहाड़ियों की बात करें, मैंग्रोव्स हैं, कितना कुछ है। तो यहाँ पे अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के चलते, बायोस्फीयर रिजर्व्स को स्टैब्लिश करने के चलते नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, फ्लोरा फौना को कंजर्व कर सकते हैं और इकोसिस्टम्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें, अब देखिए यहां पे ये बात हम समझे कि एक बहुत अच्छी बात है कि यहां पे कोशिश करी जा रही है भूटान, नेपाल जैसे देशों में भी बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप करने के लिए। उसके चलते यूनेस्को भी यहां पे मदद देने को तैयार है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड दिस विल ऑब्वियसली रियलाइजेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल दैट अ बेटर फ्यूचर इज ट्रूली पॉसिबल। नाउ अगला आर्टिकल। अब दोस्तों यहां पे जीएम मस्टर्ड की जो हम बात करें ना, वैसे इसको लेके अभी 2 नवंबर को, अभी 2 दिन पहले की ही बात है, डे बिफोर यस्टरडे, हमारे जो एनवायरमेंट की मैम है मनमीत मैम, उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीएम मस्टर्ड के बारे फ्यू मिनट्स का जो हमारा वीडियो सुबह 8 बजे आता है उसमें डिस्कस करा है। तो और ज्यादा बेहतर समझने के लिए जीएम मस्टर्ड के बारे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 2 नवंबर को सुबह 8 बजे आया था ना। अब ये आर्टिकल बिजनेस लाइन में भी आया है, ये आर्टिकल हिंदू में भी आया है। तो जैसे हम थोड़ा क्विकली यहाँ पे एक बात डिस्कस करें, जैसे आप जानते होंगे GEAC, तो ये आपको पता हो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में। मेरा तो गलत हुआ था उस जमाने में जब मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो जो GEAC है ये एक बॉडी है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आती है, ये बात आपको पता हो। तो अप्रूवल दिया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्टर्ड को कमर्शियल उसके लिए, कल्टिवेशन के लिए। ठीक है, ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं बट एक लिमिटेड स्केल पे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एक वो यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। बहुत वेलकम मूव है। नाउ अगेन देखिए, जब एग्रीकल्चर की बात आती है, मैं अभी कुछ दिन पहले ड्रोन्स के एक टॉपिक आया था एग्रीकल्चर रिलेटेड, तभी भी मैं बात कर रहा था कि हमारे ना ऋषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है प्रोडक्टिविटी का। कोई भी कोशिश करी जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, चाहे वो जीएम टेक्नोलॉजी हो, वट एवर द टेक्नोलॉजी इज, जहां पे एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिव बन सकता है, किसानों की इनकम्स और ज्यादा डबल हो सकती हैं। फूड सिक्योरिटी को हम, चलो फूड सिक्योरिटी के मामले में काफी हद तक हम सफिशिएंट हैं आज के टाइम पे, लेकिन ये कोशिशें टेक्नोलॉजी के द्वारा अच्छी हैं। तो जीएम टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा मौका हमको देती है कि हम कैसे एग्रीकल्चर को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, है ना, अपनी यील्ड को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है, इसकी अगर हम बात करें, इसको डेवलप किया गया है बाय सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये कोशिश है कि कैसे हाई यील्डिंग हाइब्रिड स्ट्रेन्स ऑफ मस्टर्ड यानी कि सरसों को बनाया जा सकता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंडियन वेराइटीज। अब आपको यह भी पता है कि अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, एडिबल ऑयल लाखों करोड़ों में हम इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो चाहे वो पाम ऑयल हो, ठीक है, चाहे वो पाम ऑयल के जरिए हम एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करें, चाहे वो कनोला है, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल है, चाहे वो सरसों का है। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन तो चलो 60s में आया, लेकिन पंजाब हरियाणा में सरसों की खेती बहुत करी जाती थी 60s के जमाने में, बहुत ज्यादा करी जाती थी। अभी इतनी सरसों की खेती नहीं करी जा रही है जितनी जमाने में करी जाती थी। आज कितने सारे पैसे हम वेस्ट कर रहे हैं तेल के लिए, एडिबल ऑयल के लिए। चलो गाड़ी में जो तेल डलता है वो और बात है, बट एडिबल ऑयल, उसके लिए कितने पैसे हम वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, जबकि यहां पे हम जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के जरिए हम कल्टीवेशन को, हाइब्रिड ये जीएम मस्टर्ड की कल्टीवेशन को बढ़ावा देके और ज्यादा तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेफ ट्रायल्स की बात करें तो CGMCP का ये कहना है, जिसने ये जो हाइब्रिड वैरायटी है DMH11 जो बनाया है, उन्होंने ये बोला है कि हमने भी इसके ट्रायल्स करे हैं और ट्रायल्स ये बताते हैं कि जो धारा मस्टर्ड 11 है ये कितना यील्ड करता है, 2300 से लेकर 3000 kg पर हेक्टेयर। लेकिन जो नॉन जीएम स्ट्रेन्स हैं वो कितना यील्ड करते हैं, 1400 से लेकर 2300 kg। तो काफी ज्यादा इंक्रीमेंट है अगर हम जीएम मस्टर्ड की बात करें। और अगर हम जीएम मस्टर्ड की बात करें, उनका यह कहना है CGMCP का कि ज्यादा मटेरियलिस्टिकली ये डिफर नहीं करते हैं, ठीक है। बट एक बात है, दे डोंट पोज अ हैजर्ड टू बायोडाइवर्सिटी और पॉलिनेटर्स। एक बात आपको मैं बताऊं कि जो मस्टर्ड है, हम सरसों की बात करें, वो एक सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है। बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं, मोस्टली बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। अगर हम ब्रोकली की बात करें, कैबेज की बात करें, ये भी सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। पॉलिनेटिंग यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। ये बात आपने आई एम श्योर साइंस में, बायोलॉजी में पढ़ी होगी 6th-7th में। अब कंसर्न्स की बात आती है। अब ये जो GEAC का अप्रूवल जो है ये क्लियर कर दिया गया है, अब इसके चलते कमर्शियल प्रोडक्शन हो सकता है DM11 बाय द फार्मर्स का। लेकिन अभी भी, हालांकि GEAC एक बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं इसके चलते।
बट चाहे इसकी अगर हमने इसकी खेती को प्रमोट करने के लिए हमने चलो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जीईएसी ने अलाउ कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न्स हैं फार्मर्स के और कंज्यूमर्स के जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कॉटन की तरह मस्टर्ड इज अ स्टेपल फूड एंड इसका जो ऑयल केक है वो एक एनिमल फीड है। तो यहां पे जब सवाल आता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं, ये एनवायरमेंटल इसके हजार्ड हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, इंसानों के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं, इंडियन कंडीशंस को सूट नहीं करते हैं, तो जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओज हैं, जो फार्मर्स हैं, जो इस इशू को रेस करते हैं, तो इश्यूज को एड्रेस करना भी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है ना? अगेन मैं बोलूंगा, आपको फिर से रिपीट करूंगा, इसको टेक्निकल समझने के लिए आप फ्यू मिनट्स का जो वीडियो है मनमीत नाम का, उसको जरूर देखें। टेक्निकल बातें वहां पे समझाएगी, मैं एक जेनरिक तौर पे आपको बातें समझा रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए क्या है ना कि जो मस्टर्ड हाइब्रिड्स, जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है, ठीक है, इसको बनाने के लिए एक और जीन यूज होता है जिसको हम बार जीन कहते हैं, और इसके चलते ये टॉलरेंट होता है टू दी हर्बिसाइड। लेकिन जो एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो जीएम मस्टर्ड है उसको इवैल्यूएट नहीं करा के भी वो हर्बिसाइड टॉलरेंट है कि नहीं है। आप ये बात का दावा कर रहे हैं कि जीएम मस्टर्ड जो है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, इतना इंसेक्टिसाइड नहीं यूज करेगा, इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेगा, लेकिन ये कंसर्न एक्टिविस्ट का है कि इस बात को इवैल्यूएट क्यों नहीं करा गया। और एक और जो एलिगेशन लगाई जाती है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के द्वारा वो ये है कि जो जीएम मस्टर्ड प्लांट्स हैं, ये बीज को, जैसे आपको पता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, बीज हैं, बर्ड्स हैं, विंड है, पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन टू दी अदर। तो इसके चलते जो बीज को, मधुमक्खियों को भी प्रिवेंट किया जाएगा फ्रॉम पॉलिनेटिंग द प्लांट, एंड डेफिनेटली इसके चलते एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ हो सकता है, इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। अब एंटी जीएम लॉबी की बात करें तो इट इज द कंट्रीज, इनका ये कहना है, क्या क्या एलिगेशन है उनका, ये कहना है कि भाई ये जो हमारी देश की जो बायोटेक पॉलिसी है ये रिस्पॉन्सिबल है ऑनगोइंग एग्रेरियन क्राइसिस के चलते, जिसके चलते बहुत सारे जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं और गरीबी के टुवर्ड्स जा रहे हैं। कि ये तो धोखा दे रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले, जीईएसी वाले, कि भी बायोटेक्नोलॉजी के चलते और जीएम क्रॉप्स के चलते किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। ये बात की एलिगेशन एंटी जीएम लॉबी वाले लोग लगाते हैं। और पॉसिबिलिटी है, चलो मान ली बात कि टेक्नोलॉजी कोई भी फुल प्रूफ नहीं होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस टेक्नोलॉजी कैन डैमेज ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सवाल ही खड़ा उठता है, तो आप बताइए एंटी जीएम लॉबी वाली, कि भाई जो एंटी जीएम लॉबी वाले जो लोग हैं, सवाल यहां पे कॉलमनिस्ट खड़ा कर रहे हैं, तो और कोई तरीका बताइए जिसके चलते हम दो चीजें इंश्योर कर सकते हैं, एक तो है फूड सिक्योरिटी और एक है हायर इनकम फॉर द फार्मर्स। तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं जिसके चलते हम एग्रीकल्चर को प्रॉस्परस कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, तो उसमें हर्जी क्या है? और जीएम टेक्नोलॉजी केवल भारत में तो नहीं पहली बार आने वाली है, जीएम टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है और भी बहुत सारे देशों में किया जा रहा है, तो वहां पे लोग क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, यहीं पे लोग क्यों कुछ कह रहे हैं? क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है एंटी जीएम लॉबी के? ना व्हाट इज नेक्स्ट? तो ये पहली बार नहीं है कि जीईएसी ने क्लियर करा है इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ अ जीएम क्रॉप। अगर हम जीएम मस्टर्ड की भी बात करें तो 2017 में भी रिलीज करा था, लेकिन एपेक्स बॉडी हैड क्लियर्ड इट। लेकिन अगेन ये जो प्रोसेस था इसको में रुकावट आई आफ्टर अ केस वाज लॉन्च्ड, आफ्टर अ पिटिशन वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे आपको मैंने बताया कि जीईएसी टेक्निकली एक बॉडी है जो कि एमओईएफ के अंदर आती है, लेकिन एमओईएफ को भी इसको लेके काफी रिजर्वेशंस थे जब 2017 में जीएम मस्टर्ड को एनवायरमेंटल रिलीज करा गया था। बीटी ब्रिंजल आपको पता हो पहला ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप था जिसको क्लियर करा गया था जीईएसी के द्वारा इन 2009। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं जीईएसी एमओईएफ के अंदर आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा एक बार गलत हो चुका है प्रीलिम्स में, इस करके आपको बार बार कह रहा हूं कि यदि ऐसा है तो आपका गलत ना हो। चलो 2009 में बीटी ब्रिंजल को लेकर क्लियरेंस मिली थी, लेकिन उस वक्त यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, तो यूपीए 2 की सरकार ने भी इस रिलीज को थोड़ा होल्ड कर लिया था। काफी मुद्दा बन गया था, काफी कंट्रोवर्सी बन गई थी, बिकॉज अगेन जो एंटी जीएम लॉबी थी इसको लेके काफी प्रोटेस्ट कर रही थी कि भी ये सेफ नहीं है, एनवायरमेंटली काफी थ्रेटनिंग हो सकता है। नाउ व्हाई जीएम मस्टर्ड मैटर्स, व्हाट डज द नंबर सेज? तो देखिए नाउ जो जीईएसी का अप्रूवल है फॉर द जीएम मस्टर्ड, ये एक बहुत इंकरेजिंग सिग्नल है। तो अगेन हम सारी बातें यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, एंटी लॉबी वाली क्या बातें हैं, एंटी जो जीएम लॉबी उनकी क्या बातें हैं, सभी बातें डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये जो जीएम मस्टर्ड को लेके क्लियरेंस आया है, दिस इज कमिंग एट अ टाइम when edible oil की जो prices हैं that has skyrocketed from 29,000 crore back in 2010-11 to now, यानी कि इतना इंपोर्ट हम कर रहे हैं edible oil का, है ना। मस्टर्ड सरसों की बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप जो कि इंडिया में कल्टीवेट किया जा सकता है। अब इसका जो एरिया है, मैंने आपको बताया भी था कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले सरसों की बहुत खेती करी जाती थी पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। अब उसके बाद हम देख रहे हैं ट्रेंड शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स व्हीट एंड राइस।
इसकी अगर हम एरिया की बात करें अंडर कल्टिवेशन, दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम राउंड अबाउट 2.88 मिलियन हेक्टेयर्स इन 1960-61 टू 6 पॉइंट, बट अगेन 60 सालों में सिर्फ इतना ही इंक्रीज हुआ है, यह भी सोचने वाली बात है। नाउ अब स्टेट्स है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, पंजाब, यहां पे इसकी काफी खेती करी जाती है। दे टुगेदर अकाउंट फॉर 95% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया अंडर मस्टर्ड। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये एनालिटिकल चीजें नहीं है, फैक्चुअल चीजें हैं। फैक्चुअल चीजें हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। अगर आपको जीएम, अगर आपको मस्टर्ड के बारे में कोई बातें लिखनी है तो फैक्चुअल चीजें आपको पता हो। तो जब जीएम मस्टर्ड प्रॉमिस कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी और होगी विद लेसर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, ठीक है, इतना ज्यादा इंटेंसिव नहीं होगा, जो आपकी इनपुट्स होंगी, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स होगी, इतनी इंटेंसिव नहीं होगी, ज्यादा कॉस्ट इंटेंसिव नहीं होगा, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है अगर जीएम मस्टर्ड की खेती को प्रमोट करा भी जा रहा है? एविडेंस ये बताता है कि अगर हम बीटी कॉटन की बात करें, उसके चलते जो कॉटन कल्टीवेशन का जो पैटर्न है, कॉटन क्रॉप कल्टीवेशन का पैटर्न इंडिया में काफी चेंज हो चुका है। इसको इंट्रोड्यूस कब करा गया था बीटी कॉटन को? 2002 में। तो इंडिया का जो कॉटन एरिया है, प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो भी काफी ट्रेमेंडसली इंक्रीज करा गया है। अगर हम यहाँ पे आंकड़ों की माने तो एरिया अंडर कॉटन हैज इंक्रीज बाय 70% फ्रॉम 7.67 MHA in 2012-2013 to 13 point, so almost less than a double, 13 million hectares in 2020-21। बेनिफिट्स क्या हैं जीएम टेक्नोलॉजी के? एक तो लेबर कॉस्ट कम होते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होता है, प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स का बढ़ता है, वाटर कंजम्पशन कम होता है। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम बीटी कॉटन की ही बात करें, दैट सेव्ड अबाउट 40% ऑफ द टोटल केमिकल इंसेक्टिसाइड्स व्हिच वर यूज्ड फॉर बीटी कॉटन। आपको यह बात पता हो जाने से पहले कि ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज बीटी कॉटन, और जीईएसी ने गो हेड दिया है, ओनली अलाउस द DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 टू बी ग्रोन इन द फील्ड्स ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। यह बात आपको पता रहे। लास्ट आर्टिकल, तो यहां पे हम बात करेंगे टाइनी आइलैंड कंट्री वनुआतू के बारे। वनुआतू की क्या प्ली रही है टू अरेस्ट द क्लाइमेट चेंज। नाउ दिस कम्स एट द बैकड्रॉप ऑफ द COP27 व्हिच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 6th of November। Now what has happened, the president of Vanuatu, यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं, टाइनी वेरी स्मॉल आइलैंड कंट्री इन द साउथ पैसिफिक ओशन। अब वहां पे जनरल असेंबली यानी कि UNGA के सामने एक ऐसी रिक्वेस्ट रखी है, प्ली रखी है कि भाई क्यों ना एक ट्रीटी अडॉप्ट करी जाए विच इज लाइक यूनिवर्सल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी टू बैन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। चलो ये एक बहुत ही छोटी कंट्री है, लेकिन ये बात हम देख रहे हैं कि जो आइलैंड कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते इन देशों को बहुत खतरा है, क्योंकि सी लेवल राइज करने वाला है। और डेफिनेटली जहां पे क्लाइमेट चेंज की कोई लड़ाई है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो लड़ाई है, तो चाहे देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी वो बातें रख रहा है, जो भी प्रपोजल सामने आ रहे हैं, उसको गौर से सुनना चाहिए। इशू क्या है? ये प्रपोजल UNGA में रखा गया है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते, बायोडाइवर्सिटी के चलते, इन सब बातों के चलते हमारे पास एक और फोरम है। वो कौन सा है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, UNFCCC। तो ये बातें आप वहां पे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब UN में तो वही, UNSC में तो वही 4-5 पावर्स ही हैं, 5 पावर्स उनके पास, वीटो होता है। और ये जो 5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, मोस्टली पोल्यूटिंग जो कंट्रीज हैं, वो भी ये 5 कंट्रीज हैं। तो यहां पे अगर आप इस पर्टिकुलर फोरम को वहां पे रखते, इस पर्टिकुलर ट्रीटी को UNGA में लेके आते हैं, कितने गंभीरता से ये जो हमारे परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। नाउ अगेन अगर हम वनुआतू की बात करें, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड वोकल ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब डेफिनेटली चाहे देश छोटा है बड़ा, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंट्री। और अब डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते, हर एक देश है, हर एक देश में जो भी सिविल सोसाइटी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपने प्रपोजल सामने रख रहे हैं, ठीक है। नाउ अब ऐसा सिमिलर कॉल, एक ऐसा कॉल यूज के ऊपर भी दिया गया था पिछले साल, अगर हम COP26 की बात करें। अब अगर हम बात करें वनुआतू की, उन्होंने एक अपील डाली थी पिछले साल COP26 ग्लासगो में कि क्यों ना कंप्लीटली कोल को फेज आउट कर दिया जाए। लेकिन इंडिया और चाइना ने इस बात को थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया था कि देखो एकदम से हम कोल को फेज आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो कोल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वी रियली अप्रिशिएट द इंटेंट बिहाइंड योर कॉल टू कंप्लीटली फेज आउट कोल, बट वी कैन नॉट डू दैट ओवरनाइट। तो हम फेज आउट नहीं करेंगे, हम उसको फेज डाउन करेंगे, यानी कि ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट लेट्स से 20-30 years वी विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। तो ये इंडिया का आर्ग्यूमेंट था।
अब यहां पे दोस्तों एक और बात समझने वाली आती है ना, यहां पे हम इस आर्टिकल में एक बात मेंशन थी अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के बारे। तो जब COP26 में ये बात इंडिया और चाइना ने थोड़ी अपोज करी कि भाई हम एकदम से ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, कोल को फेज आउट कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, तो यहां पे अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ने इस बात को लास्ट ईयर भी सामने रखा कि क्यों नहीं हम जो बड़े देश हैं, इंडिया जैसे देश भी हों, चाहे वो डेवलपिंग देश हैं, क्यों नहीं वो कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल्स को एलिमिनेट कर देते हैं और इस बात की शपथ क्यों नहीं लेने को वो तैयार टुवर्ड्स COP27। अब यहां पे अगर हम अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बात करें, थोड़ी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन की यहां पे बात आ जाती है। तो ये आपको पता हो कि इसमें 39 मेंबर्स हैं और 5 ऑब्जर्वर्स हैं। ठीक है, अब स्मॉल आइलैंड स्टेट्स में ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश कब करा गया था, 1990 में करा गया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन जिनेवा। और जो भी स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, जो भी उनके कंसर्न्स रहते हैं, उसको वॉइस करने के लिए बहुत एक इफेक्टिव फोरम है अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। ये इसका लोगो है। नाउ डिफरेंट इम्प्लीकेशंस की यहां पे बात आती है। Now, some people ask why India, which agreed to phase down in Glasgow, would object to a non-proliferation treaty? क्योंकि इंडिया का ये आर्ग्यूमेंट है कि ये जो आप प्रस्ताव लेके आ रहे हैं ये UNGA में लेके आ रहे हैं, और जब हमारे पास ऑलरेडी UN क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, आप ये ट्रीटी का प्रपोजल वहां पे क्यों नहीं लेके आते हैं? क्योंकि UN में जो प्रोसेस है, UNGA में जो प्रोसेस है, दैट इज वेरी डिफरेंट दैन द प्रोसेस ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन और इनकॉर्पोरेटिंग ट्रीटीज एट द UNFCCC लेवल। ठीक है, अब अगेन यहां पे बात ये आ जाती है कि मैंडेट बहुत डिफरेंट है, मैंडेट एज कंपेयर टू द UN एंड एज कंपेयर टू द UNFCCC। बिकॉज अगर UN की बात करें, अगेन वीटो पावर वही 5 देशों के पास है और ये पोल्यूटिंग कंट्रीज भी हैं, तो कोई भी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इनफैक्ट अभी कुछ महीने पहले की बात है, प्रपोजल भी रखा गया था कि क्यों ना क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी हम UNSC में इंक्लूड करें, एंड इंडिया ने इस बात को अपोज किया बिकॉज क्लाइमेट चेंज यानी कि वही 5 कंट्रीज जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिसके चलते इतनी ग्लोबल वार्मिंग हुई है और हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा हैजर्ड हो रहा है, उनके पास तो वीटो पावर्स हैं और वो वीटो पावर्स को मिसयूज करेंगे किसी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन को पास होने के लिए। तो इंडिया का ये कहना है कि भी देखो ये सब बातें ना UNFCCC के फोरम में करो, यहां पे नहीं। और जहां पे कोल फेस डाउन की बात आती है, तो क्या वो इकलौता सोल्यूशन है कोल फेस डाउन? अगेन ये बात सोचने को है। तो इंडिया का ये कहना है कि कोल फेस डाउन इज नॉट द ओनली वे टू रिड्यूस ग्लोबल इमिशन। ठीक है, अभी कोल रहने वाला है, एक मेन स्टे सोर्स रहने वाला है फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फॉर मेनी कंट्रीज एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। तो हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम अपने लाइफस्टाइल को भी तो सुधार के हम ग्लोबल इमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा कंजम्पशन लाइफस्टाइल जो है, चाहे वो डेवलप्ड देश हो या चाहे वो डेवलपिंग देश हो, हर किसी को गाड़ी चाहिए, एवरीबडी वांट्स अ कार, एक घर में 4 लोग होते हैं, 4 गाड़ियां होती हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। डेफिनेटली अब गाड़ियों के चलते कितनी इमिशंस बढ़ रही हैं, चलो एकदम से अभी आज रातों रातों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नहीं आने वाली है, टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पर देखने के लिए, अगर बहुत कॉमन साइट होगा, दैट विल टेक सम टाइम। तो कैसे हम लाइफस्टाइल को सुधार के भी ग्लोबल इमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं? तो बहुत इनजस्टिसेबल बात होगी अगर हम कोल को आज कंप्लीटली फेस डाउन कर दें, फेज आउट कर दें, तो बिजली कैसे जनरेट करेंगे? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, उनके पास इतने अभी फंड्स नहीं हैं कि वो बिल्कुल निर्भर हो जाए रिन्यूएबल एनर्जी पे या ग्रीन एनर्जी पे। तो ये इनजस्टिस की बात होगी कि भी गरीब लोगों को इन द डेवलपिंग कंट्रीज उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी बिजली की, फिर वो क्या करेंगे? अंधेरे में तो रह के आप अपनी इकोनॉमी को प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल बी वेरी इनजस्टिसेबल अगर आज कंप्लीटली हम फॉसिल फ्यूल्स को या कोल को एलिमिनेट कर दें। तो ये इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो भी काफी वैलिड है। इसी चलते लाइफस्टाइल के चलते, लाइफस्टाइल को सुधारने चलते, यहां पे अगर हम बात करें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट LIFE की बात करें, दिस हैज बीन इशूड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द UN सेक्रेटरी जनरल, विच एड्रेसेस दिस इशू कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं और कैसे जो हमारा लाइफस्टाइल है जो कि बहुत फुटप्रिंट बढ़ा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी जिम्मेवारी को थोड़ा एक्सेप्ट करके और अपनी जिम्मेवारी को थोड़ा सीरियसली निभा के, अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को डिफर करके। अब कंक्लूजन की बात करें, अब अनफॉर्चुनेटली फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, अब ये कोल का जो क्वेश्चन है हमेशा उनके ऊपर राइज करेगा, अमेरिका बोलेगा, यूरोपियन यूनियन कहेगा। अब चलो अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते तो अभी शायद यूरोप भी और कोल को बर्न करेगा बिकॉज अभी गैस नहीं आ रही यूरोप के पास, लेकिन आने वाले टाइम में यूरोप है, अमेरिका है, वो कह सकता है कि भी आप इतना कोल को क्यों बर्न कर रहे हैं, कोल को बर्न करके इतनी इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप हमको कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड देशों को कहते हैं कि भी आपके कारण इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन केवल ये कह देना कि कोल को आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो, उससे सारा का सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, नहीं।
बहुत जरूरी है कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें इन द डेवलपिंग एंड ग्रोइंग कंट्रीज, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए रादर दैन कि हम कहें कि कंप्लीटली फेस डाउन कोल। हैविंग सेड दैट, वी ऑल वुड वांट टू हैव अ क्लीनर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द नेक्स्ट 20-30 years। वी आर नॉट सेइंग दैट इट इज इनएविटेबल दैट वी विल बी, हम कोल को इंपोर्ट करते रहेंगे, कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। वी वो डेफिनेटली वांट रिन्यूएबल एनर्जी और उसका फुटप्रिंट ज्यादा बढ़े, बट ओनली बाय सेइंग कि आज इसी वक्त 2022 में आप कोल को या कोल पावर प्लांट्स को, थर्मल पावर प्लांट्स को शट डाउन कर दो और आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस कम हो जाएंगे, दैट इज नॉट द आंसर। तो ये कुछ बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। जाने से पहले अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ द डे, डिस्कस ऑन जीएम टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, व्हाई इज देयर अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन जनरल टू जीएम क्रॉप्स। तो ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। एंड हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स, वेरी इजी क्वेश्चन, 250 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन को आप पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। एंड आप इस चैनल का एक्सेस करने के लिए अभी वीडियो देख ही रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यदि नहीं किया जाता तो आप हमारे इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा आपको डेफिनेटली इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और इस ग्रुप में पीयर टू पीयर रिव्यू है। हम पर्सनल फीडबैक हर एक आंसर पे नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो बेस्ट आंसर रहेगा उसको हम डेफिनेटली टेलीग्राम के ग्रुप में अगले दिन शाम को 6 बजे पिन करेंगे अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर। जो दोस्तों परसों वाला क्वेश्चन था उसका जो बेस्ट आंसर है वो टेलीग्राम के ग्रुप में पिन कर दिया जाएगा। एंड बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। तो थोड़ा वीडियो लंबा गया है बिकॉज 2 दिन के आर्टिकल्स थे, काफी डिटेल में हमने इसका एनालिसिस किया है। सो बट नेवरदलेस अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो आप इसको 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे हम कल, आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।